चलो सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट, अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी, जिसमें अपन ने रूल 42 43 पढ़ा था, जहाँ पे आप इनपुट को अपॉर्शन करते हैं। वहां पे टेंशन मतलब कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, बस ये जीएसटीआर 2 को हटा दिया है। तो जहां जहां पे जीएसटीआर 2 वहां पे हटा दिया, बाकी सब एज इट इज, बाकी कोई फर्क नहीं है। सेम थिंग रूल 43 में भी। सो रूल 42 है या 43, जहां जहां पे जीएसटीआर 2 उसको हटा दिया है, तो अपन ने जो पढ़ा है वो एज इट इज पढ़ना है, नथिंग टू वरी। सेम यहाँ पे भी ये सेक्शन 41 42 हटा दिया है, तो अपॉर्शन में ऐसा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, बस जहाँ पे सेक्शन 42 लिखा है 43 उसको हटा दिया है। चलो नाउ अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दो छोटे से चेंजेस हुए, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। अपन ने पढ़ा था सेक्शन 22 जो है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वहां पे 3 क्राइटेरिया है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख, ऐसे 3 क्राइटेरिया है। तो any person who engages in supply of goods service and whose aggregate turnover in financial year does not exceed 40 लाख रुपीस, मतलब कुछ स्टेट में 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है, कुछ स्टेट में 20 लाख एंड कुछ स्टेट में 10 लाख, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट, अभी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, पर्सन लायबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, उनके लिए टर्नओवर का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। पर्सन एंगेज इन फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, आइसक्रीम पान मसाला एडिएबल ऑयल्स, करेक्ट ना, उनके लिए 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा। पान मसाला, ऑल गुड्स, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट, करेक्ट ना, तो ये भी इसमें अभी ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये एक्चुअली अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, जो अपने कंपोजिशन स्कीम में देखा ना कि वहां से हट गया, तो यहाँ से भी हट गया। सो फ्लाई एश ब्रिक और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर, तो उसके लिए अभी ये लिमिट अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ से हटा दिया ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, इनके लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें से जो हट गया मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया, यस, तो विथ 90% और मोर है, तो पहले नहीं था 40 के लिमिट पर, अभी होगा, तो अभी उनको 40 के बाद ही क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, बाकी तो एज इट इज है। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है, उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया है। सेक्शन 29(2) में अपने प्रोविजन पढ़ा था कि जहाँ पे है डिपार्टमेंट खुद आपका नंबर कैंसिल करता है, 29(1) आपने खुद अप्लाई किया है, सेक्शन 29(2) जहाँ पे डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसिल करता है, तो इसमें बस रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, बाकी ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है। पहला वही है कि कब कैंसिल होगा, he does not conduct any business from the declared place of business, करेक्ट ना, तो जहां से अपने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया रजिस्ट्रेशन में, वहां से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सेकंड, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ, मतलब इनवॉइस दिया है गुड सर्विस नहीं दिया है, ताकि सामने लोगों को फेक क्रेडिट का मिल जाए। सेक्शन 171 के प्रोविजन वायलेट किए हैं। रूल 10A फर्निशिंग बैंक डिटेल्स, उसके रूल्स अपडेट मतलब फुलफिल नहीं किए। सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल नहीं की। सेक्शन 16 में बहुत सारी कंडीशंस है, क्रेडिट मिलना मतलब गुड्स मिलने चाहिए, इनवॉइस मिलना चाहिए, है ना, तो 16 में अपन ने बहुत सारे कंडीशंस रखे थे, वो फुलफिल नहीं हुए। ये भी सेम ही है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो, आपने 6 मंथ के कंटिन्यूस रिटर्न फाइल नहीं किए, अगर आप क्वार्टर रिटर्न फाइल नहीं किए फॉर 2 टैक्स पीरियड के, या रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ये सेम ही है, बस रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। अपन ने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल जो स्कीम में है उन्होंने 6 मंथ का रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है। देन क्वार्टरली अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2 क्वार्टर के रिटर्न फाइल नहीं किए। तीसरा, एंड अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो तो कंपोजिशन लेवी में साल खत्म होने के बाद 30 तारीख को फाइल होता है रिटर्न, उसके बाद 3 मंथ में अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, करेक्ट ना, सो वैसा है, ठीक है। सो 3 दिए, मतलब जो मंथली है
उसके लिए 6 मंथ कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं किया, क्वार्टरली उनके लिए 2 क्वार्टर्स, एंड जो कंपोजिशन स्कीम में ईयरली है उनके लिए 3 मंथ्स का समय एक्स्ट्रा दिया है। सो 30 अप्रैल के बाद 3 मंथ्स में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा। तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो ये बस रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं है। अब इसमें सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी पहले सस्पेंशन होता है क्या वो देखते हैं। छोटा सा अमेंडमेंट है, एकदम मामूली अमेंडमेंट है, नथिंग टू वरी। सस्पेंशन का मतलब है मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब तक वो कैंसिल नहीं होता है उसका जो पीरियड है आप उसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग सस्पेंशन अपन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जीएसटी का, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना। तो देखो अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, बस लास्ट लाइन में अमेंडमेंट हुआ है कि आपका जो सस्पेंशन का ऑर्डर है वो रिवोक किया जाएगा। क्या बोला है? द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 122A shall be deemed to be revoked upon completion of proceeding by proper officer under rule 22, and such revocation shall be effective from the date on which suspension had came into effect। मतलब जिस दिन आपका नंबर सस्पेंड किया था वहां से वो कैंसिल भी किया जाएगा। बट रिवोक कैंसिल कब होगा? लास्ट लाइन में दिया है, अगर आपने सब पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दिए, अगर करेक्ट, अगर आपने आपके पेंडिंग रिटर्न्स क्या कर दिए, फाइल कर दिए, तो वो आपका नंबर जो सस्पेंशन था उठाया जाएगा। सस्पेंशन कहां से उठाया जाएगा? जिस दिन केम इनटू इफेक्ट, जिस दिन वो सस्पेंड हुआ वहां से वो रिवोक किया जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स इतना ध्यान में रखना कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड अगर आपने सभी रिटर्न्स भर दिए तो आपका सस्पेंशन हटाया जाएगा, मतलब नंबर वापस दिया जाएगा। सो दीज आर द स्मॉल अमेंडमेंट्स, एज सच कुछ बहुत भारी अमेंडमेंट नहीं है। नाउ गाइस एग्जाम्पशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो एग्जाम्पशन चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स हुए। देखो क्या है एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। पहला है एंट्री नंबर 74 जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अपन ने क्या पढ़ा था? हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिसिन, करेक्ट ना। सो ये लोग जो सर्विस देते हैं, है ना, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बट ये सर्विस कौन सा होना चाहिए? हेल्थ केयर का होना चाहिए, एंड ये इन लोगों ने देना चाहिए। तो भी एक अमेंडमेंट हुआ है, प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन दिस इंटरेस्ट शैल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम अदर देन इंसेंटिव केयर यूनिट, critical care unit, incentive cardiac care unit, neonatal incentive unit and NICU. So ICU, CCU, ICCU and NICU, आप इसके डिटेल में मत जाओ, आपने को डॉक्टर नहीं बनना है। चार्जेस एक्सीडिंग 5000 पर डे टू पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस, मतलब क्या बोला है कि रूम के चार्जेस अगर 5000 के ऊपर है तो उस पर जीएसटी आएगा। लेकिन ये रूम में ये 4 रूम कवर नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी आईसीयू में है एंड इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद हिज हेल्थ, हिज फैमिली इज स्ट्रगलिंग, एंड उसके ऊपर हम वापस जीएसटी लगाएंगे तो गलत होगा। तो ये जो 4 नाम लिए मैंने, आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू एंड एनआईसीयू, यहाँ पर रेंट 5000 के ऊपर है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आपका ट्रीटमेंट होने के बाद आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देना, ओके, तो वहां पे 5 के ऊपर है तो जीएसटी आएगा। बाकी तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। मीनिंग ऑफ हेल्थ केयर क्या आपको पता है? हेल्थ केयर का मतलब क्या है? अच्छा, पॉइंट बी में क्या था? एम्बुलेंस का सर्विस। अच्छा, एम्बुलेंस का यहाँ पे भी है, तो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट भी एग्जेम्प्ट है, एंड अदर देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने क्लास में कहा था कोई ट्रस्ट है या कोई कॉर्पोरेटर है जो खुद के नाम से एम्बुलेंस चला रहा है। पुणे में भी हैव टेम्पल दगड़ूशेठ हलवाई, उसका भी उस ट्रस्ट का भी एम्बुलेंस है। दे ऑल्सो टेक सम मनी, बट बहुत कम लेते हैं, तो नो जीएसटी ऑन दैट। अच्छा, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विस आपको पता ही है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन द रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन ऑफ योगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है पेशेंट का इन अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एम्बुलेंस कौन सा है? जो हॉस्पिटल का है। एंड क्या इंक्लूड नहीं है? हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड नहीं है, बट
except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected. तो ये वाला कवर्ड है. तो नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी कवर्ड नहीं है, बट कौन सा वाला कवर्ड है? ये वाला जो एज अ पार्ट ऑफ इंजुरी है. ठीक है, तो ये था अमेंडमेंट 5000 का. बस बाकी कोई, मैंने जैसे एक रिवीजन लिया आपको समझाने के लिए. नाउ 73 प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल. सर्विस प्रोवाइड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल और इन द सर्विस इन. मतलब अपन ने पढ़ा था कि जब बच्चा बॉर्न होता है, इज कनेक्ट टू इट्स मॉम, उसको नाल बोलते हैं. तो वो जो मॉम से कनेक्ट होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, तो उस पर पहले जीएसटी नहीं था, लेकिन उस प्रिजर्वेशन के चार्जेस होते हैं कि 25 साल 50 साल आपको कितने साल उसको स्टोर करना है, तो उस पर जीएसटी आएगा अभी. देन 75 में ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट in a treatment facility to clinical establishment by way of treatment or disposal of a biomedical waste or process essential thereto. मतलब अपन ने पढ़ा था कि हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे ऑपरेशन में जो भी यूज हुआ है, जैसे दवाई यूज होती है ना, वहाँ पे ब्लड बहुत सारा ये होता है, केमिकल यूज किए जाते हैं ऑपरेशन के लिए, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज होती है, तो वो सबको प्रॉपर तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है. तो ये बाहर से एजेंसी आके इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, बाकी किधर भी ऐसे फेंकते नहीं हम, उससे नया वायरस ना पैदा हो जाए. करेक्ट ना? सो इनके सर्विस पे पहले जीएसटी नहीं था, अभी इनके हर एक सर्विस पे क्या आएगा? जीएसटी आएगा. तो हेल्थ केयर में काफी सारे अमेंडमेंट्स आ गए. तो ये जो पहले एग्जाम था पूरा टैक्सेबल हो गया. पूरा क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया. नेक्स्ट, एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एंट्री नंबर 54, सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस. हाँ, अभी देखो, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है जो अपन ने पढ़ा था, उसमें भी फ्यूमिगेशन है. ये वेयर हाउस वाला टैक्सेबल कर दिया, लेकिन एट एन एग्रीकल्चर फार्म में तो एग्जेम्प्ट है. तो ये नंबर 54 है. एग्रीकल्चर का पहला एंट्री चेक करना अपने नोट्स में, तो उसमें भी फ्यूमिगेशन है, बट उन दोनों में फर्क है. आप एक बार चेक कर लो उन दोनों में क्या है, फर्क है. तो फ्यूमिगेशन तो वेयर हाउस में तो उसको जीएसटी नहीं आएगा, है ना. वेयर हाउस में हो रहा है तो जीएसटी भी आएगा. पहले आप देखना एग्जाम, अब इस पे जीएसटी आएगा, छोटा सा अमेंडमेंट है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं अभी. देन अभी देखो एंट्री नंबर 53A, ये भी ओमिट कर दिया. दो जगह पे था ना वो, मैंने आपको कहा था कि वो 54 में भी और उसका एक अलग एंट्री भी था, तो दोनों जगह से उसको क्या कर दिया? हटा दिया. ना 24B में देखो क्या है, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ पल्सेस. सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयरहाउस ऑफ पल्सेस. इसमें देखो क्या क्या चेंजेस किए गए. इसमें ये थोड़े चेंजेस किए गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सब ऐड किया गया है. तो ये खाली पहले पल्सेस के लिए था, अभी बाद में इसको क्या कर दिया? चेंज करके इसमें चेंजेस किए गए. तो ये जस्ट रिस्ट्रक्चर हुआ है, इसको पुराने साथ कंपेयर कर लेना एक बार, दैट्स इट. बाकी इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं. तो तो अभी 24 में इनको एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी सब टैक्सेबल होंगे. एग्जाम्पशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सेक्टर, ये कुछ काम का नहीं है. एंट्री मतलब ये सिंपल है. अपन ने पढ़ा था कि वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का अंडर 17 2020 में, तो उस पे जो टिकट था, सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा, वो एग्जाम था. ये 2020 का था. अभी उन्होंने बोला कि व्हेनेवर शेड्यूल, मतलब आगे कब जब शेड्यूल होगा तो भी क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा. तो कुछ काम का नहीं है. हाँ, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, इसमें अमेंडमेंट हुआ है. अच्छा अमेंडमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. एंट्री नंबर 50. तो अमेंडमेंट क्या हुआ है ये अपन ने पढ़ा था क्लास में, इसमें बस इकोनॉमी क्लास ऐड हुआ है. तो पहले क्या था, बाय एयर अगर आप जा रहे हैं, ये जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, यहां से कहीं पे जा रहे हो या कहीं से यहाँ पे जा रहे हो, तो एग्जाम था. अभी एग्जामिशन खाली उन्हीं को मिलेगा जो इकोनॉमिक क्लास से सफर कर रहे हैं. तो अगर आप इन स्टेट में जा रहे हैं बाय बिजनेस क्लास, है ना, या कोई और क्लास रहेगा अदर देन इकोनॉमिक क्लास, ओके, तो उसमें अभी जीएसटी आएगा. तो अर्लियर इट वाज बाय एयर था, तो अर्लियर बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमिक क्लास, सब में गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया था. अभी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, सब में एग्जाम्पशन नहीं रहेगा, इकोनॉमिक क्लास है तो एग्जाम्पशन रहेगा. बाकी ये तो सेम है, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है. नाउ एंट्री नंबर 21, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे वेसल एंड जीटीएम. करेक्ट ना? सो
रेलवे एंड वेसल के लिए एग्जामेशन था, रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल अगर आप लेके जाते हैं तो एग्जाम होगा, अब इसको हटा दिया है, अब इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो रेलवे इक्विपमेंट अगर अभी जाएंगे बाय रेलवे एंड वेसल, पहले एग्जाम था, अभी उस पर जीएसटी आएगा। ओके, तो अब इसमें इतने एग्जाम बचेंगे, इसमें मैंने रेलवे इक्विपमेंट हटा दिया है। तो अपने लिस्ट में से क्या करना है, अपने को रेलवे का जो ये है इक्विपमेंट है उसको हटा देना है, बाकी सब सेम ही है। इज दिस क्लियर? तो ये बस आप अगर पॉसिबल है तो आप भी कट कर दो, मतलब आपके लिए बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो इसमें से रेलवे इक्विपमेंट मैंने हटा दिया है, बाकी लिस्ट एज इट इज है। नाउ एंट्री नंबर 21, नाउ ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। अगर आपको याद है तो सर्विस प्रोवाइड बाय जीटी अपन ने पढ़ा था कि अगर मैंने पूरा ट्रक बुक किया है एंड ट्रक का पूरा ट्रक सिंगल कैरेज मैंने बुक किया है, अप टू 1500 तो जीएसटी नहीं आएगा, 1500 के ऊपर तो जीएसटी आएगा। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट इन अ सिंगल कैरेज, 1500 से कम है पूरा ट्रक का किराया, तो कम है तो एग्जाम था, 1600 तो टैक्सेबल था, अभी उसको हटा दिया गया। मतलब अभी ट्रक का किराया कितना भी हो, 200 रुपए भी होगा तो भी जीएसटी आएगा। एंड यहाँ से 750 को हटा दिया है ना। तो ऊपर मैंने पूरा ट्रक बुक किया, यहाँ पे पूरा ट्रक नहीं बुक किया, मैंने 4-5 पार्सल दिए, तो मेरे 4-5 पार्सल में से जिस पार्सल का रेट 750 कम था वो एग्जाम था, 750 के ऊपर टैक्सेबल था, अभी ये दोनों हटा दिया। तो अभी 1500 750 का एग्जामेशन क्लेम नहीं करना है, जितना भी जीटीए का किराया एंड वेर एवर टैक्सेबल, ऑब्वियसली जहाँ पे एग्जामेशन है वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, जहां जहाँ पे टैक्सेबल है वहां पे पूरा टैक्सेबल होगा अभी। Then now entry number 12, residential dwelling, guys this is very important, ये मैंने आरसीएम में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने आरसीएम में भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि एग्जामेशन में भी है। तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, ये पहले भी था, except where residential dwelling is rented to registered person, सॉरी। तो इस पे अभी जीएसटी आएगा। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मैंने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट किया एंड दैट टू फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस पर्पस है तो जीएसटी आएगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम आप आरसीएम में देख लो, अपन ने बहुत डिटेल में किया है। देन एंट्री नंबर 14 में अमेंडमेंट हुआ है, रेंटिंग ऑफ होटल में जो पहले था अपन ने पढ़ा था कि वैल्यू 1000 तक है, अगर जो आपने पैसा दिया है वो अगर 1000 रुपए तक है तो जीएसटी नहीं आता था, 1200 है तो पूरे 1200 पे जीएसटी आता था, अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जिस होटल का रेंट 1000 से भी कम हो, 700 800 सब पे जीएसटी आएगा, पूरे पे जीएसटी आएगा। सो इसके आगे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, जिस होटल का किराया 1000 से भी कम है उस पर भी जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, ना एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट सेक्टर, बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट हुआ है। एंट्री नंबर 80 आप चेक कर सकते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी ओरिएंटेड टू आर्ट एंड कल्चर। तो पहले क्या था, आर्ट एंड कल्चर के अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कोचिंग कर रहे तो पूरा एग्जाम था, तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके लोगों से पैसे लेके एग्जामेशन क्लेम करते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये बेनिफिट खाली इंडिविजुअल के लिए है। तो एज ए इंडिविजुअल मैं अगर ट्रेनिंग दे रहा हूँ एंड कोचिंग कर रहा हूँ, कौन सा आर्ट एंड कल्चर का, पहले इंडिविजुअल वर्ड नहीं था, तो बड़े बड़े एकेडमीज क्या करते थे, पैसा लेते थे और जीएसटी नहीं भरते थे क्योंकि वो एग्जाम था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अभी हम एग्जामेशन खाली इंडिविजुअल को देना चाहते हैं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी का अगर कोचिंग कोई इंडिविजुअल नाम पे कर रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा, अगर उसने कुछ कंपनी फॉर्म कर दिया है, एकेडमी फॉर्म कर दिया है अदर देन इंडिविजुअल, तो फिर उस पर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 26, अगेन बहुत बड़े अमेंडमेंट हुआ है। सो क्या अमेंडमेंट हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ आरबीआई, पहले अपन ने पढ़ा था कि टू आरबीआई है तो टैक्सेबल था एक्सेप्ट वो फॉरेन एक्सचेंज का, एंड बाय आरबीआई पूरा एग्जाम था, अभी ये बाय हटा दिया है। मतलब अगर आरबीआई किसी को भी सर्विस दे रहा है तो अभी उस पर जीएसटी आएगा। मतलब गवर्नमेंट अभी आरबीआई को नहीं छोड़ रही है, फिनेंस मिनिस्टर है ना। तो आई थिंक सीतारमन मैडम नाराज हो गए सबसे, सब एग्जामेशन हटा रहे, सब जगह पे टैक्स ला रहे।
नाउ एंट्री नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आईएमपी मार्क करो। सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है उस पे जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट, उसमें याद करो ये 4 सर्विसेज थी। पहली थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरी इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एंड अदर देन ए टू सी। तो बी सी डी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी रिवर्स चार्ज में पढ़ा चुका हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो 4 सर्विसेज थी इसको कट किया गया। अब इसको कट किया मतलब क्या हो गया, सी पहले क्या था, ये 4 सर्विस टैक्सेबल थी, ये 4 सर्विस क्या थे, टैक्सेबल थे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, एंड बाकी सब तो एग्जाम थे। अब इसको हटा दिया मतलब क्या किया गवर्नमेंट ने, ऐसे नहीं कि एग्जाम कर दिया, इसको यहां से हटा दिया। तो अभी ये सभी फॉरवर्ड, ये चारों टैक्सेबल हो जाएंगी। तो सब पहले भी टैक्सेबल थी, बताओ फर्क क्या है फिर। पहले क्या था, सी पहले ये भी चारों टैक्सेबल थी, बट पहले ये 4 ही टैक्सेबल थी, एंड अभी इसको हटा दे मतलब अभी सभी टैक्सेबल हो गए। एंड एक नया लाया उन्होंने सर्विस, ये 24C नया इंसर्ट किया है। बस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अभी ये 4 सर्विस एग्जाम्प्ट रहेंगे, ये 4 हटा दिया। तो ये पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है। तो ये खाली फर्क नहीं समझेंगे सर हटाया क्यों, तो ये तो पहले भी टैक्सेबल था। काफी लोगों को लगता है कि हटाने का मतलब ये एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये वाला एग्जाम्प्ट होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भी 4 सर्विस एग्जाम्प्ट होंगे, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डरी पोस्ट। ये 4 छोड़ के बाकी जो भी सर्विसेज है वो सब टैक्सेबल है, एंड वो सब करने के लिए इन चारों से हटाया गया। अगर ये 4 नहीं हटाते तो क्या होता, ये 4 एग्जाम्पशन लिख दिया, ये 4 टैक्सेबल लिख दिया, बाकी के सर्विसेज का क्या, कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डरी पोस्ट, ये 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। बाकी ये सभी सर्विसेज पे टैक्स आएगा। ये 4 तो पहले से थी, बाकी और भी कोई सर्विसेज है, और भी कोई सर्विसेज है, इन सब पे फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स आएगा। सब पे कहां पे आएगा, फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स आएगा। देन एंट्री नंबर 7, अभी लॉजिकल अमेंडमेंट है। सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी वेयर टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs, वेयर टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs मतलब क्या बताओ। सेम यहां से हट गया, अमेंडमेंट नहीं है, बस उतना ही है। सी लॉजिक लगाओ, ये जहां जहां पे आपको दिखेगा ना आगे, सब जगह से हट गया। तो जब गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो क्या था अमेंडमेंट, क्या था प्रोविजन, जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से कम है उसमें एग्जेम्प्ट है, उसपे क्या है, एग्जेम्प्ट है, बराबर ना, ठीक है ना। हाँ बट ये इनके लिए अप्लाई नहीं था, मतलब अगर ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को जा रही है, कौन सी, ये 4, 1 2 है ना, इन दोनों सर्विस बिजनेस एंटिटी को जा रही है ना। देन इन रिलेशन टू वेसल ट्रांसपोर्टेशन, ये इनके लिए 20 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा, ये पहले भी था। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट को इसमें से 4 से हटा दिया। ये हटा है मतलब मैंने क्या कहा, ये सब पहले भी फॉरवर्ड चार्ज में थे, अभी भी फॉरवर्ड चार्ज में, बस ऊपर मैंने लॉजिक बता दिया है कि गवर्नमेंट को इन 4 को ही एग्जाम करना है, बाकी सबको टैक्सेबल करना है। अगर इतना लिखेंगे तो क्या लगता है कि यही टैक्सेबल है, तो इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, मतलब एग्जाम के ऐसे नहीं। अभी ये तो पहले भी टैक्सेबल था, बाकी सभी भी टैक्सेबल है आज, तो ये छोड़ के सभी टैक्सेबल है। तो सिमिलर अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं, आगे जहां जहां पे आपको ये 4 दिखेगा सब जगह पे कट करना है। सेम सीरियल नंबर 9, सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट वेयर कंस्ट्रक्शन इज लेस देन 5000, अपन ने पढ़ा था, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि तीनों कनेक्टेड है, ये और ये एंट्री नंबर 7 एंड 9 कनेक्टेड है। 7 में क्या बोला है, जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है उस पर टैक्स आएगा, और 9 में क्या बोला है, उसमें टैक्स तभी आएगा जब 5000 के ऊपर है। मैंने क्लास में बताया था कि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है 5000 से कम है तो एग्जाम्प्ट है, 5000 के ऊपर है एंड सामने वाले का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो बिजनेस एंटिटी टैक्स देना है। तो बस इसमें से भी इसको हटा दिया है, इसमें से भी क्या दिया, हटा दिया। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी लोकल अथॉरिटी, उनकी सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को जा रही है तो अप टू 5000 एग्जाम्प्ट है, 5000 के ऊपर टैक्सेबल है। बट कौन से बिजनेस एंटिटी को, बोलो कौन से बिजनेस एंटिटी को,
जिसका टर्नओवर 20 लाख से जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसी के लिए टैक्सेबल है। तो बस इसमें से इसको कट करना है, तो बाकी इसमें नया कुछ नहीं, बस इसको कट करना है। सेम एंट्री नंबर 8 सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें भी इसको हटा दिया है, इससे भी क्या करना है, इसको हटा दिया। तो इसमें बाकी नया पढ़ने को कुछ भी नहीं है, नया पढ़ने को कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 47A सर्विस सप्लाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। जब भी आप फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहले लाइसेंस फीस के ऊपर GST लगता था, अब इसको भी हटा गया, तो ये जो आप लाइसेंस लेंगे इस पे भी GST आएगा, है ना। तो जो भी सर्विस देते थे उस पर GST आएगा। देन 52A टूर ऑपरेटर सर्विस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अपन ने पढ़ा था कि कोई बाहर का बंदा है जिसको इंडिया में टूर ऑपरेटर, उसने इंडिया के बाहर भेजा, तो उसके चार्जेस पे GST नहीं आता था, बराबर है कि नहीं। ये अपन ने पढ़ा था कि टूर ऑपरेटर अगर किसी फॉरेनर को सर्विस दे रहा है जो इंडिया के बाहर जा रहा है तो उस पर GST नहीं आता था, याद है कि अपन ने पढ़ा था। अब इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया है। जस्ट एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, चलो नाउ तो टूर ऑपरेटर अगर किसको सर्विस देता था, फॉरेन टूरिस्ट को अगर सर्विस देता था इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, तो उस पर GST नहीं आएगा। अभी एक नया नोटिफिकेशन है 52A, देखो उसमें क्या बोला है, द टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज पार्टली परफॉर्म इन इंडिया एंड पार्टली परफॉर्म आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट। हाँ, अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा था, फॉरेन टूरिस्ट को दीजिए सर्विस एग्जाम्प्ट है, बट कब, इंडिया के बाहर। अभी ऐसा देखा कि वो इंडिया में भी सर्विस दे रहे तो क्या करना है, ऐसा देखा गया कि सर्विस इंडिया में भी कर रहे हैं। देखो प्रोवाइजर 1 क्या बोलता है, टू द एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, तो एग्जाम्पशन उतना ही मिलेगा जितना इंडिया के बाहर हुआ है। तो अब ये प्रोपोर्शन कैसे निकालना ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्रोवाइड दैट द वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म आउटसाइड इंडिया शैल बी such proportion of the total consideration charge for the entire tour which is equal to the proportion of proportion which the number of days for which tourists perform outside India has to the total number of days comparison of tour। मतलब पहला क्या देखा जाएगा कि टोटल टूर उसका 15 दिन का है, उसने इंडिया के बाहर कितना सर्विस कितना टूर किया। लेट से 15 दिन में से आप 5 दिन इंडिया के बाहर थे, एज्यूम करो आपका टूर पैकेज 1.5 लाख का है, तो 15 दिन से 5 दिन बाहर थे, मतलब प्रोपोर्शनेट आप निकाल सकते हैं कि 15 दिन का खर्चा 1.5 लाख, तो 5 दिन का कितना, प्रोपोर्शनेट ये बोला ना। तो जो भी कंसिडरेशन चार्ज हुआ है वो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डिवाइड करो, और 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर का 50% विच एवर इज लेस लेना है। विच एवर क्या लेना है, लेस। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट से आपका टूर है 15 डेज का जिसका कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। इसमें से 5 डेज आउटसाइड इंडिया है एंड 10 डेज इन इंडिया है। तो ये आ गया सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे, उन्होंने क्या बोला है, पहले नंबर ऑफ डेज पे करो, तो पहला क्या होगा, 1.5 लाख रुपए खर्चा किया ना, सो 1,50,000 इंटू 5/15, टोटल 15 दिन का टूर है ना, तो ये कितना आएगा 50,000, या फिर 50% ऑफ 1,50,000, टोटल टूर का खर्चा 1.5 लाख रुपए, उसका 50% 75,000,
whichever is less, that is 50,000 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, है ना। देखो क्या बोले उन्होंने, मतलब ये आउटसाइड इंडिया मानेंगे ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ टूर आउटसाइड इंडिया। तो इसको माना जाएगा वैल्यू ऑफ टूर आउटसाइड इंडिया, तो उतना एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। ये पहला पार्ट, ये है प्रोवाइजो 1, लिख लो, ये है पहला प्रोवाइजो। ठीक है, चलो दूसरा देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इन मेकिंग अबव कैलकुलेशन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी ट्रीटेड एज 1 डे। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है ना कि अभी मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल लिया, 5 दिन 10 दिन, अभी 4 days एंड 20 आवर्स रहेगा, तो 4 days एंड 20 आवर्स, बाद में वो फिर इंडिया में आ गया, क्योंकि फ्लाइट से आएगा, फ्लाइट से जाएगा, तो हो सकता है कि वो नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट मैच ना हो, तो फिर वो पूरा दिन लेना है, एंड लेस देन 12 आवर्स है तो हाफ डे लेना है, मतलब 4 आवर्स एंड 11, 4 days 11 आवर्स है, तो अपन लेंगे 4.5 days, एंड 4 आवर्स 13, 4 days 13 आवर्स है, तो अपन लेंगे 5 days, 4 days एंड 11 आवर्स, तो आप लो 4 days एंड 16 आवर्स, आप लो 5, है ना। तो लेस देन 12 है तो हाफ डेज लेना है, तो 4 आवर्स एंड 11 days है तो 4.5 days लो इंडिया में, बाकी बाहर, या वॉट एवर इट इज, एंड 4 days एंड 16 आवर्स है तो प्रॉपरली पूरा 5 लेना है, ठीक है। देन अभी फॉरेन टूरिस्ट का डिफिनेशन दिया है, एकदम सिंपल है वो, पर्सन मीन्स नॉट अ नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया हु एंटर इनटू इंडिया फॉर स्टे नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, एज अ टूरिस्ट आया, वो घूमने आया है, मैक्सिमम 6 महीने इंडिया में रहेगा, वापस जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड टूर ऑपरेटर सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट एज बिलो, पहला 3 days इन इंडिया, 2 days इन नेपाल, कंसेंट चार्ज फॉर एंटायर टूरिस्ट 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए चार्ज किया है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 दिन नेपाल में है और 3 दिन इंडिया में है, 2 दिन इंडिया हाँ, तो क्या रेशियो होगा, पहला 2 ऑप्शन है, एक नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करो, सो 2/5 करेंगे तो 40,000 आएगा, 1 लाख का 2/5, या फिर 50% ऑफ 1 लाख विच इज 50,000, तो विच एवर इज लेस, तो बोलो 40,000 और 50,000 इसमें से छोटा कौन सा है, 40,000 छोटा है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 60,000 आ गया, टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 60,000 हो गया, क्योंकि 40,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा 3 days इन इंडिया एंड 2 days इन इंडिया एंड 3 nights इन नेपाल, उल्टा हो गया अभी, तो नेपाल का 3/5 होगा, सो 1 लाख का 3/5 60,000 होगा, और 50,000 विच इज लेस, तो 50,000 एग्जाम्प्ट होगा एंड 50,000 टैक्सेबल होगा। तीसरा 2.5 days इन इंडिया एंड यहाँ पे लिखो 3.5 days इन नेपाल, 3 days इन नेपाल, सॉरी, है ना। सो 2.5 दिन इंडिया में था एंड 3 दिन नेपाल में था, सो अभी टोटल हो गया 5.5, क्योंकि 2.5 और 3 5.5, तो बस यहाँ पे 5.5 होगा, तो 1 लाख 3 into 5.5, 5 divided by 5.5, और 1 लाख का 50% विच एवर इज लेस, है ना, तो 1 लाख इंटू 3/5.5, और 1 लाख का 50%, तो टैक्सेबल कितना होगा, 50,000 होगा, एग्जेम्प्ट 50 होगा, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से होगा, ठीक है। चलो आगे, सर्विस प्रोवाइड टू गवर्नमेंट,
ये हटा दिया गया है। जीएसटी नेटवर्क जो गवर्नमेंट को सर्विस देता था, अपन ने पढ़ा था इस पे जीएसटी नहीं आता था, बट अभी इस पे जीएसटी आएगा। देन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले इस पे एग्जाम था, अभी ये जो सर्विस देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, इनको जो पैसा मिलेगा उस पे भी जीएसटी आएगा। देन सेबी, सेबी के सर्विस पे भी जीएसटी नहीं था, लेकिन अभी सेबी जो भी सर्विस देगा उस पे जीएसटी आएगा। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, इस पे पहले नहीं था, आई डोंट नो क्यों नहीं था, बट अभी इसको हटा दिया है। सो नाउ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल पे अभी जो भी चार्ज लेंगे उस पे जीएसटी आएगा, ठीक है। एंड ये एक था, ये भी हटा दिया। सर्विस रिसीव बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों तरफ अमेंडमेंट कर दिया। सर्विसेज बाय आरबीआई था जो अपन ने किया ना वहां पे, वो टैक्सेबल है। अभी सर्विस टू आरबीआई में ये एक ही एग्जाम था, बट अभी इसको भी हटा दिया, मतलब आरबीआई को जो भी सर्विस मिलेगा बाहर से मिलेगा तो भी टैक्स आएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, ये हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ओनली। जो आईवीएफ सेंटर होते हैं ना, है ना, अभी आईवीएफ सेंटर के आपको पता है कि जहाँ पे क्या होता है कि बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद इधर हस्बैंड और मदर, देयर आर सम मेडिकल इश्यूज, एंड बिकॉज ऑफ विच उनको बेबी नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो बाय डूइंग आईवीएफ बेबी को जन्म दिया जाता है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको पता ही रहेगा। तो क्वेश्चन था कि हेल्थ केयर सेक्टर में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अगर ये हेल्थ केयर सेक्टर में है तो जीएसटी नहीं आएगा, बट अभी गवर्नमेंट ने बोला कि यस ये हेल्थ केयर सेक्टर में आएगा एंड एग्जाम्प्ट होगा। सो आईवीएफ का जो है फर्टिलिटी सेंटर जो होते हैं, टीवी देखो ऐड आता है, तो जिन लोगों को बेबी बॉर्न करने में डिफिकल्ट हो रही है, कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो दे गो टू दैट फर्टिलिटी सेंटर एंड बाय डूइंग सम, अपने को अगेन अपन डॉक्टर नहीं है तो अपने को बस कट टू कट पढ़ना है ना, ज्यादा डीप में मत जाओ कि क्या होता है ना। हाँ, नाउ इशू नंबर 2, ज्यादा सोचेंगे तो ऐसा ना कि अपने साथ ही ऐसा हो जाए, तो ज्यादा सोचना मत। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टिकट्स ऑफ प्राइवेट फॉर यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए था, देखो क्या था पहले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अदर देन प्रिडोमिनेटली मेंट फॉर टूरिज्म इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इंडिया एग्जाम था, मतलब अगर आप वेसल से जा रहे हैं, समुद्र में से जा रहे हैं, एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, अदर देन टूरिज्म जा रहे हैं, मैंने अंदमान निकोबार का एग्जाम्पल दिया था, यानी कि जहां से शिप में से जाना पड़ता है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको भी शिप से जाना पड़ता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, तो उस पर जीएसटी नहीं आता। अभी जो प्राइवेट फेरी है उनको भी एग्जाम्पशन दे दिया है। इट इज क्लेरिफाइड दैट दिस एग्जाम्पशन वुड अप्लाई टू टिकट परचेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम one point to another irrespective whether ferry is owned by operated by private sector enterprise or PSU, मतलब वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, फेरी किसी का भी हो, बस वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, अदर देन टूरिज्म होना चाहिए, तो एग्जामिनेशन सबको मिलेगा, ठीक है। देन अभी और एक इशू हुआ था, क्लेरिफिकेशन नंबर 3, where hiring of vehicle by firm for transportation of their employee to and from work is exempt under 15B, क्योंकि एक देखो एंट्री नंबर 15 में था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्टर एग्जेम्प्ट है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो भी उनके एम्प्लॉय के लिए बसेस हायर करते हैं, और बसेस हायर करके क्या करते हैं वो लोग, वो एम्प्लॉय को ले जाते हैं, है ना, घर से पिक करते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये दोनों सेम मानना है या नहीं मानना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जेम्प्ट है। तो देखो क्या दिया, इट इज क्लेरिफाइड दैट exemption would apply to passenger transportation service by non-AC contract carriage where according to explanatory notes transportation takes place over predetermined route on a predetermined schedule। हाँ, मतलब जब नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट रेस अपन जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो बस 6 बजे निकलती है, 11 बजे पहुंचती है, उसका रूट फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है, तब उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस मानेंगे, एंड अगर वो नॉन एसी तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये प्रीडिटरमाइंड रूट नहीं है, कंपनी ने बस हायर की है, वो कभी भी एम्प्लॉय को लेने जाती है, कभी भी ड्रॉप करती है उसको, तो फिर जीएसटी आएगा। द एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज हायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कंपनी ने बस ही रेंट पे लिया है, ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रैक्ट रेट इज एज अ डिस्पोजल ऑफ द रिसिपिएंट,
मतलब कंपनी के पास बस है, वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। दे आर फ्री टू डिसाइड उसका रूट क्या है, शेड्यूल क्या होगा। मतलब कंपनी ने आपसे बस ही रेंट पे लिया है 6 महीने के लिए, तो तुमको तुम्हारा बस कंपनी को रेंट पे देना है, और ड्राइवर बाकी कहाँ से कब जाना है रोज कंपनी डिसाइड करेगी, कोई फिक्स रूट नहीं है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं मानेंगे और फिर उस पर जीएसटी आएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन एग्रीमेंट एंटर इनटू विद द सर्विस प्रोवाइडर, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ एग्रीमेंट रहेगा कि आपको हमको 6 महीने का बस देना है, एंड हम डिसाइड करेंगे वो बस कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे लेंगे। ठीक है। सो अगर बस ही पूरा रेंट पे लिया है और वो कंपनी डिसाइड करेगा, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई प्री डिफाइंड रूट नहीं है। वो वर्ड क्या है, प्री डिफाइंड रूट, तो ये एग्जाम में आ सकता है। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर द एंट्रेंस फी for issue of eligible certificate for admission or issue of migration certificate by education institution। ये अपन ने पढ़ा था एजुकेशन सेक्टर में कि आप अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है और उसका फीस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, ऐसा अपन ने पढ़ा था। अभी इससे रिलेटेड इश्यू अराइज हुआ है, देखो क्या बोला है, ये जो पैसा लिया है फॉर इश्यू ऑफ एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और इश्यू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब काफी सारे इंस्टीट्यूशन आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं ताकि आपको कहीं पे एडमिशन मिलेगा, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। अगर आपको यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो तो क्वेश्चन है उस पर जीएसटी आएगा क्या, क्योंकि ये भी एडमिशन से रिलेटेड है, और अपन ने एजुकेशन सेक्टर में पढ़ा था कि एडमिशन लेने का कोई भी सर्विस है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो इसका क्लैरिफिकेशन देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी अमाउंट और फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस और एडमिशन or for issue of eligibility certificate to them in the process of their entrance admission, as well as fee charge for issue of migration certificate by education institution to the living or ex student, ये एग्जाम्प्ट है। मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, नो जीएसटी। तो ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं या कोई दूसरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ताकि आपको ये पे एडमिशन मिले, तो उस पे जो पैसा लिया जाएगा वो भी एजुकेशन सर्विस का ही पार्ट माना जाएगा और उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। Next, whether additional toll fees collected in the form of higher toll charges from vehicle not having FASTag is exempt from GST। अभी आपने पढ़ा रहेगा, काफी हर एक स्टेट में अलग अलग रूल है, बट मोस्टली महाराष्ट्र में ऐसे रूल है कि अगर आपके पास फास्टैग रहेगा तो डबल टोल लिया जाता है ना। वो जो भी परसेंटेज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो क्वेश्चन है जो एडिशनल अमाउंट लेंगे, अच्छा टोल पे तो जीएसटी है, अभी एडिशनल अमाउंट पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्या है। तो टोल पे जीएसटी है क्या, नहीं, टोल एग्जेम्प्ट है ना। टोल में दूसरे वाले में अमेंडमेंट हुआ है, नॉर्मल टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं। So it is clarified that additional fee collected in the form of higher toll charges from vehicle not having FASTag is essentially payment of toll for allowing access to road or bridge to such vehicle and may be given same treatment as given to toll charges, and वो भी क्या रहेगा, exempt रहेगा। Next, issue number 6, applicability of GST on payment of honorarium to guest anchor। जैसे आपके कॉलेज में कभी कभी बाहर के स्पीकर आते हैं, मैं भी एज अ गेस्ट स्पीकर करके जाता था, तो एज अ गेस्ट स्पीकर करके जब हम जाते थे तो क्वेश्चन था कि उस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्या ये है, इट्स क्लियर दैट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स सर्विस टैक्सेबल अनलेस दे आर एग्जेम्प्ट। तो सर्विस प्रोवाइड बाय गेस्ट एंकर इन लिeu ऑफ ऑनरेरियम अट्रैक्ट जीएसटी लायबिलिटी सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। सी मतलब जो गेस्ट एंकर जाते हैं जिनको ऑनरेरियम दिया जाता है, महीने में एक बार आएगा या साल में कभी कभी आते हैं, तो उस पर जीएसटी आएगा क्या, आएगा। विजिटिंग फैकल्टी की बात नहीं हो रही है, जो विजिटिंग फैकल्टी आते हैं तो उन पे तो आएगा ही। ये गेस्ट है, 6 महीने में एक बार आएंगे, हाँ, तो उस पर जीएसटी आएगा, बस सब्जेक्ट टू क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ। तो गेस्ट के पास जीएसटी का नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि गेस्ट अपने को सर्विस दे रहा है ना, तो बिल कौन बना के देगा, गेस्ट। तो गेस्ट के पास अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी आएगा, नहीं है तो फिर नहीं आएगा। इश्यू नंबर 7, रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटी। अपन ने पढ़ा था कि अगर हम बसेस, है ना, स्टेट अथॉरिटी को रेंट पे दे रहे हैं, किनको, महाराष्ट्र स्टेट
कॉर्पोरेशन मैंने कहा था क्लास में, एमएसआरटीसी, आपके स्टेट में जो भी है उनको अगर बसेस रेंट पे दे रहे तो जीएसटी नहीं आता. It is clarified that expression giving on hire includes renting of vehicle also. Accordingly, service where said where the said vehicle are rented or given on hire to state transport undertaking, local authority are eligible respective whether such vehicle run on routes timing decided by state transport or local authority. तो अब उसको रेंट मानो या हायर मानो. एंड हायर मतलब कुछ समय के लिए दिया है, रेंट मतलब परमानेंटली दिया है, 2-4 महीने के लिए दिया है. तो आप रेंटिंग करो या हायर करो, दोनों केस में गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे दिया है. तो आप आपके बसेस गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को रेंट पे दो या हायर पे दो. पहले रेंटिंग था, उन्होंने बोला कि हायर भी इसमें कवर्ड होगा. नेक्स्ट clarification regarding applicable GST on sanitization and conservancy services supplied to army and other central state departments. ये कुछ काम का नहीं है, ये छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. लास्ट के 3 मत पढ़ना, पहले 7 पढ़ लेना, ठीक है. चलो नाउ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. चलो देखते क्या अभी. रूल 46 प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, न्यूली इंसर्टेड क्लॉज एस टू शेड्यूल विद इफेक्ट फ्रॉम 5/7/22. Provide that tax invoice shall have a declaration below that invoice is not required to be issued in the manner specified under rule 48. मतलब आपको ये डिक्लेरेशन देना है. अच्छा, अपन ने पढ़ा था, ये याद है लिस्ट कि इन लोगों को ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है ना, इन लोगों को इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, मल्टीप्लेक्सेस, करेक्ट ना. तो इन लोगों के लिए लाया है, क्या लाया है, क्या बोला इन लोगों के लिए, ठीक है, इनको इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, उनको एक डिक्लेरेशन देना है बस. उनको इनवॉइस में क्या देना है, डिक्लेरेशन देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है. इन ऑल केसेस वेयर इनवॉइस इज इशूड अदर देन मैनर अंडर रूल 48(4), मतलब इनवॉइस इशू नहीं कर रहे ना वो, बाय टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर एनी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एक्सीड 10 करोड़. ये पहले 20 था, अभी कितना हो गया, 10 करोड़. बस तो यही दिया है कि उनको बस वो डिक्लेरेशन देना है कि हमको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है. और ये 20 का कितना हो गया, 10 करोड़ हुआ है. ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था. तो बस इन लोगों को अभी डिक्लेरेशन देना है कि हमको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है. देन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में जो टाइम लिमिट था, जो था कि अच्छा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू कब करते हैं नॉर्मली, जिस महीने में इवेंट हुआ है उस महीने में इशू करते हैं, या काफी बार कुछ एडजस्टमेंट ईयर एंड के बाद ही किए जाते हैं. तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बाद में भी दिया जा सकता है, यस, ये बाद में भी दिया जाएगा. सब बाद में कब दिया जाएगा, तो ये था अगले साल का 30 सितंबर और 31 दिसंबर, विच एवर इज, अगले साल का सितंबर का जो रिटर्न है वो, या 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर था. तो देखो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है. एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू credit note in relation to supply of goods service both shall declare details of such debit note, credit note for the month but not later than, मतलब उस महीने में देना है, बाद में दिया तो ही चलेगा, कब, September ending, September following the end of financial year to which supply was made and date of filing annual return whichever is earlier. मतलब जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, करेक्ट ना, तो हम डेबिट नोट कब तक देख सकते हैं, 30 सितंबर 2023 का जो अपन रिटर्न फाइल करेंगे, ऑब्वियसली कब करेंगे, 20 अक्टूबर. और एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट क्या होता है, 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, है ना, ये अपन ने पढ़ा था. अभी उस गवर्नमेंट ने चेंज किया क्या आफ्टर अमेंडमेंट, अब ये इसके जगह क्या लाया गया, 30 नवंबर लाया गया, बस उतना सा चेंज.
तो जो अभी सितंबर तक मौका मिलता था अभी कब तक मिलेगा? 30 नवंबर। और एनुअल रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर, इसमें जो जल्दी है उसमें आपको मिल जाएगा विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। इज दिस क्लियर? ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। देखो, any registered person issue credit note in relation to supply of goods service both shall declare details of such credit note in the return for the month during which credit note has been issued। मतलब जिस महीने में डेबिट नोट क्रेडिट इशू हुआ है एक तो उसी महीने में करो, बट नॉट लेटर देन, बाद में कब करना है? द 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जिस फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो खत्म होने के बाद 30 नवंबर इन विच सप्लाई वाज मेड और डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर एंड अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होगा। ये तो कॉमन पॉइंट है। सी जब भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू होगा तो आईटीसी में इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो वही बोला है, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लायबिलिटी क्या करना है? एडजस्ट करके लेना है। देन रिटर्न ना, चैप्टर 10 रिटर्न में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, बस यहाँ पे वर्ड डाला गया है रिस्ट्रिक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन एंड प्रोविजन अमेंडेड बाय द एक्ट, तो यहाँ पे एक वर्ड लाया गया रिस्ट्रिक्शंस। तो सेक्शन 37 क्या था बताओ? रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, एनआरटीपी, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, टीडीएस एंड टीसीएस, ये लोग छोड़ के, ये 5 लोगों के लिए जीएसटीआर 1 नहीं है, उनके लिए अलग रिटर्न है। तो ये 5 छोड़ के कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो क्या बोला था? शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पहले आप रिटर्न भर सकते थे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी गवर्नमेंट चाहती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, बस इतना वर्ड ऐड किया है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक वर्ड ऐड किया यहां से, बस ये यहां पे उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये सब्जेक्ट टू मतलब क्या, अभी भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट चाहता है तो रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है, बाकी सब कुछ सेम है ना? क्योंकि पहले अगर रिस्ट्रिक्शन डाल देते तो लोग बोलते थे कि लॉ में नहीं लिखा, आप रिस्ट्रिक्शन कैसे डाल रहे हो? तो अब उन्होंने लॉ में लिख दिया कि अगर हम चाहते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। और ये कुछ काम का नहीं, हटा दिया। ये पहले था 11 to 15 आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको हटा दिया क्योंकि अभी जीएसटीआर 2 हट गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसको भी हटा दिया, बाकी सब सेम ही है। तो सेक्शन 37 इज अमेंडेड, प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई टू कंसर्न रिसिपिएंट। हाँ मतलब अभी देखो लॉजिकली बताऊं, 37 क्या है? रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अभी मेरे ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन आता है तो नेचुरली सामने लोगों को क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि जब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो सामने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट ना। तो इसलिए उसका कम्युनिकेशन होगा कंसर्न रिसिपेंट को कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। टू वे डू अवे विद द टू वे कम्युनिकेशन, इसको छोड़ दो, टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे भी टाइम लिमिट कितना कर दिया? 30 नवंबर कर दिया है। तो अपना अपने जो सितंबर पढ़ा था 16(4) देखो सेक्शन था, वो भी 30 नवंबर हो गया है। ये कुछ काम का नहीं है ये, क्योंकि अभी जीएसटी 2 हट गया तो करस्पॉन्डिंग सभी अमेंडमेंट्स हट गए उसके, ये हट गया है। सेक्शन बस 42 43 हटा दिया, यहाँ पे था पहले वो, तो उसको यहाँ से हटा दिया है। ये यहाँ पे क्या था? वो सामने लोगों को कम्युनिकेशन करना था, है ना? कि पहले क्या था, जब जीएसटी आया था ना तो मैंने रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फाइल किया तो आपको स्कोप था चेंजेस करने का, बट अभी वो स्कोप खत्म हो गया। मैंने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, मेरे से मिस्टेक हो गई तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट की कुछ जरूरत नहीं थी। मैंने लेक्चर में भी कहा था इस पॉइंट का कुछ रिलेवेंस नहीं है, 11 to 15 में आप चेंज कर सकते हैं, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो इसलिए उसको हटा दिया। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 42 43 जो कॉन्सेप्ट था मिसमैच, वो गवर्नमेंट लाने वाली थी बट गवर्नमेंट ने खुद हटा दिया, तो ये भी यहाँ से हट गया।
तो बस 37 में बस आपको कट करना है, और ये चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई भी नहीं है। एंड नाउ 37(4) में वही बोला है कि हम अगर चाहते हैं तो आपके, ये नहीं था, ये लाया गया, हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। A registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply under subsection 1 for a tax period if the details of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by him. तो किसी पहले टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये भी नहीं कर सकते हैं। Provide that government on the recommendation of council by notification subject to such condition and restriction as may be specified allow registered person to furnish details of outward supply under subsection 1 even if he has not furnished detail of outward supply for one or more tax period. मतलब अपन ने क्लास में पढ़ा था कि अगर आपने पुराने रिटर्न फाइल नहीं किए तो लेटेस्ट रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्या बोला है? बट ये गवर्नमेंट बताएगा कि कौन से पर्सन के लिए किया जाएगा, है ना। अलाउ रजिस्टर्ड पर्सन और एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, कि वो उन्होंने अगर पहले रिटर्न फाइल नहीं भी किया है, पहले रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो भी उनको अलाउ किया जाएगा। देखो अभी एक एग्जांपल दिया है, अपन ने पढ़ा था कि अगर आप मंथली स्कीम में हो तो शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कब? अगर उसने लास्ट मंथ का 3B फाइल नहीं किया है तो इस साल इस महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर देते थे। एंड QRMP स्कीम में भी वही है। तो इस पे ऊपर तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि क्या अभी है कि पुराना रिटर्न अगर 3B फाइल नहीं किया है तो मैं GST फाइल नहीं कर सकता हूँ। बट ऊपर का पॉइंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट अगर चाहता है तो अपने वन और मोर टैक्स पीरियड पहले का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं भी किया है तो भी आपको अलाउ कर सकते हैं। तो इस पे एज सच एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जैसे आपको पढ़ के गो थ्रू करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करते हैं एंड बाकी का पार्ट अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप एक बार देख लो, रिमेनिंग विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।